हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं सुकृति पांडे मेरे चैनल स्टडी एक्सपर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हम यहाँ मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं। कल क्लास में हमने कुपोषण के बारे में पढ़ा था। कुपोषण क्या होता है, किसकी कमी से होता है और कुपोषण के प्रकार क्या हैं। आज हम सेकेंड लेक्चर में आगे देखेंगे कुपोषण के प्रमुख लक्षण क्या हैं, कुपोषण के का प्रभाव क्या होता है और कुपोषण के क्या कारण हो सकते हैं। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुपोषण के प्रमुख लक्षण क्या हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के अनुसार कुपोषण के मुख्यतः 3 लक्षण हैं। पहला, नाटापन। यदि किसी बच्चे का कद उसकी आयु के अनुपात में कम रह जाता है तो उसे नाटापन कहते हैं। मतलब उम्र के अकॉर्डिंग बच्चे की हाइट ना बढ़ना। यदि बच्चे की उम्र ज़्यादा है और उसके अकॉर्डिंग बच्चे की हाइट कम है तो उसे नाटापन कहते हैं। यह भी कुपोषण का ही लक्षण है। दूसरा है निर्बलता। यदि किसी बच्चे का वजन उसके कद के अनुपात में कम होता है तो उसे निर्बलता कहा जाता है। अब यदि बच्चे का जो वजन है उसके हाइट के अकॉर्डिंग कम हो, मतलब जितनी उसकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग उसका वजन भी होना चाहिए, तो यदि उसका वजन या वेट कम है तो उसे निर्बलता कहा जाता है। थर्ड है कम वजन। आयु के अनुपात में कम वजन वाले बच्चों को अंडर वेट कहा जाता है। एज के अकॉर्डिंग यदि बच्चे का वजन कम है तो उसे अंडर वेट कहा जाता है। तो हमने 3 पॉइंट देखे, नाटापन, निर्बलता और कम वजन। ये 3 प्रमुख लक्षण हैं जो कि एक कुपोषित बच्चे में देखने को मिलते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे बच्चे में कुपोषण के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे बच्चे का वज़न कम होना, उसकी वृद्धि रुकना, मांसपेशियाँ ढीली होना और आँखें धसी हुई दिखाई देना, और जो त्वचा है वो झुर्रियों युक्त पीली त्वचा दिखाई देना, बच्चे का थकान महसूस करना, उसका चिड़चिड़ापन, ये सब कुपोषण के लक्षण बच्चे में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कुपोषण के प्रभाव क्या हैं। तो सबसे पहला प्रभाव है शरीर को लंबे समय तक संतुलित आहार न मिलने से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वह आसानी से किसी भी बीमारी का शिकार हो जाता है। मतलब हमने जैसे ही कल पढ़ा था कि यदि आप पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार नहीं ले रहे हो तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है, जिससे आप किसी भी बीमारी का शिकार हो जाते हो। दूसरा पॉइंट है कुपोषण का सबसे गंभीर प्रभाव मानव उत्पादकता पर देखने को मिलता है और इसके प्रभाव से मानव उत्पादकता लगभग 10 से 15% तक कम हो जाती है, जो कि अंततः देश को आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है। मतलब यदि व्यक्ति कुपोषित होगा तो वो काम करने में सक्षम कैसे होगा, तो जो भी वो उत्पादकता कर रहा है उसमें भी कमी आएगी। मतलब अच्छा स्वस्थ शरीर होगा तो आप अच्छा काम कर पाओगे। यदि आप खुद ही अस्वस्थ हो तो आप कैसे कोई काम कर पाओगे। तो इससे क्या होती है, उत्पादकता में कमी आती है। ये भी कुपोषण का ही प्रभाव है। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे कुपोषण बच्चों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। आंकड़े बताते हैं कि छोटी उम्र के बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण जो है वो कुपोषण ही होता है। स्त्रियों में रक्त अल्पता या घेंघा रोग अथवा बच्चों में सूखा रोग या रतौंधी और यहाँ तक कि अंधत्व भी कुपोषण का ही दुष्परिणाम है। मतलब कुपोषण ज़्यादातर छोटे बच्चों में ही देखने को मिलता है। जो भी हमारा आंकड़े हैं, हाँ, उससे हमें पता चलता है कि छोटी उम्र में बच्चों की जो मौत होती है वो सबसे ज़्यादा कुपोषण के कारण ही होती है। और स्त्रियों में रक्त अल्पता मतलब रक्त की कमी, खून की कमी या घेंघा रोग, जो घेंघा रोग होता है वो स्त्रियों में देखने को मिलता है। और बच्चों में सूखा रोग, जिसमें बच्चों का वेट धीरे धीरे कम होता जाता है, मतलब वो सूखते जाते हैं, या रतौंधी, ये सब जो होते हैं ये कुपोषण के ही प्रभाव हैं। मतलब बच्चा कुपोषण की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो ये सब प्रभाव हमें उसके शरीर में देखने को मिलते हैं।
यहाँ पर हम कुपोषण के प्रभाव में देख सकते हैं कि कैसे कुपोषण से प्रभावित बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, वो अपनी पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं, उनका शारीरिक और बौद्धिक विकास में कमी आती है एवं जब वो वयस्क होते हैं तो उनके काम करने और उनके कमाने की जो क्षमता होती है वो भी कम होती चली जाती है। तो ये सब कुपोषण के ही प्रभाव हैं। आगे हम देखेंगे कुपोषण के संभावित कारण क्या हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में आहार प्राप्त ना होना। यदि व्यक्ति को किसी कारणवश पर्याप्त मात्रा में भरपेट भोजन उपलब्ध नहीं होता है तो स्वतः ही उसके शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाएगी एवं वह कुपोषण से शीघ्र ही ग्रसित हो जाएगा। मतलब पर्याप्त मात्रा में यदि व्यक्ति को भोजन नहीं मिल पा रहा है तो धीरे धीरे उसके शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी आती जाएगी और धीरे धीरे वह कुपोषण की ओर बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पोषक तत्वों की मांग की पूर्ति ना होना। यदि व्यक्ति अपने आहार में विविध खाद्य पदार्थों को सम्मिलित नहीं करता तथा संतुलित आहार ग्रहण नहीं करता है तो उसके शरीर में कई पौष्टिक तत्वों की कमी हो सकती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के आहार में प्रायः विविधता नहीं होती है जिससे उसे भरपेट भोजन तो प्राप्त होता है परंतु सभी पौष्टिक तत्वों की शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है। फलतः वह कुपोषण का शिकार हो सकता है। तो क्या है, व्यक्ति को आहार तो मिल रहा है, भरपेट भोजन तो मिल रहा है, लेकिन उसके आहार में जो पोषक तत्व होने चाहिए वो संतुलित मात्रा में नहीं है, कई पोषक तत्वों की उसमें कमी है। ऐसी स्थिति में उसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती जाएगी, फलतः वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे आयु, लिंग, क्रियाशीलता एवं शारीरिक अवस्था के अनुरूप भोजन की अनुपलब्धता। मतलब अलग अलग आयु, लिंग, क्रियाशीलता एवं शारीरिक अवस्था में लोगों की पौष्टिक तत्वों की मांग भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए किशोरावस्था एक वृद्धि काल है जिसमें वृद्धिकारक पोषक तत्वों की शरीर में अधिक आवश्यकता होती है और अधिक शारीरिक श्रम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको भी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विशेष शारीरिक अवस्था में भी पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता में परिवर्तन आता है। यदि इन परिस्थितियों में शारीरिक आवश्यकता के अनुरूप पौष्टिक तत्वों की पूर्ति ना हो तो व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। मतलब जब आप किशोरावस्था में होते हो, आपका शरीर वृद्धि कर रहा होता है, आपका वृद्धि विकास उस समय तेजी से हो रहा होता है, तो आपको ऐसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जो आपके वृद्धि, आपके विकास को और ज़्यादा अच्छे से कर पाएँ। लेकिन यदि आप तब ऐसे पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर रहे हो तो आपकी वृद्धि रुक जाती है, आपके शरीर में कई तरीके से उसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। फिर जो शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति हैं, जो मजदूर हैं, किसान हैं, तो वो काम इतना करते हैं कि उनको उतनी वापस ऊर्जा ग्रहण करने के लिए पौष्टिक तत्वों की ज़रूरत होती है, लेकिन वो उतना उनको मिल नहीं पाता। तो धीरे धीरे भी उनका शरीर भी क्या होता जाता है, कुपोषण का शिकार होता जाता है। फोर्थ पॉइंट है आर्थिक कारक। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खाद्य पदार्थों की उपलब्धता एवं चुनाव प्रभावित करती है। निम्न आय वर्ग के व्यक्ति अपने दैनिक आहार में महंगी खाद्य वस्तुओं को सम्मिलित नहीं कर पाते। इनकी क्रय शक्ति कम होती है। इनके द्वारा ग्रहण किए जाने वाले आहार मात्रा एवं गुणवत्ता दोनों ही दृष्टि से अपूर्ण हो सकते हैं एवं व्यक्ति कुपोषण से ग्रसित हो जाता है। मतलब आर्थिक कारक, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, वो अच्छा पौष्टिक आहार खाने में सक्षम नहीं होते हैं, तो वो महंगी खाद्य वस्तुओं को अपने आहार में सम्मिलित नहीं कर पाते हैं। ये इनकी जो क्रय शक्ति है वो कम होती है, मतलब खाद्य वस्तुओं को क्रय करने की इनकी जो क्षमता होती है वो कम होती है, जिससे ये अच्छा पोषण युक्त खाना नहीं खा पाते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों में कुपोषण ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक।
सामाजिक कारक जैसे रीति रिवाज, विशेष अवस्थाओं में प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ, उपवास आदि प्रथाएं भी व्यक्ति के शरीर में कुपोषण उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक कारक से क्या मतलब है कि बहुत सारे ऐसे समाज में रीति रिवाज होते हैं, फिर कि उसमें ये खाद्य पदार्थ नहीं खाना है या ये चीज़ हमको छोड़ना है। लोग उपवास इतने करते हैं कि उसमें कि नहीं हमें पूरा दिन भूखे रहना है, ये नहीं खाना है और पानी बस पीकर रहना है। तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति के शरीर को पोषण नहीं मिलता है, पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिलता और व्यक्ति काम उतना ही करता है। तो इससे ये भी कुपोषण का एक कारण होता है। नेक्स्ट है अज्ञानता। अज्ञानता भी कुपोषण को जन्म देने वाला एक महत्वपूर्ण कारण है। कई बार व्यक्ति अज्ञानतावश पौष्टिक तत्वों से युक्त भोजन पदार्थों को अपने आहार में सम्मिलित नहीं करते हैं। यह धारणा भी गलत है कि केवल महंगे खाद्य पदार्थों के सेवन से ही उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। सस्ते मौसमी फल एवं सब्जियों से भी पोषक तत्वों जैसे विटामिन एवं खनिज लवणों की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। शोध द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि मोटे अनाज को आहार में स्थान देना स्वास्थ्य की दृष्टि से श्रेष्ठकर है। यदि खाद्य पदार्थों को पकाने के दौरान अज्ञानतावश उचित विधि का प्रयोग न किया जाए तो पौष्टिक तत्वों की हानि हो जाती है। मतलब अज्ञानता, आपको ये नहीं पता है कि आपको कौन से पोषक तत्व जरूरी हैं, क्या खाने से आपको पोषक तत्व मिलेंगे, क्या आपको खाना चाहिए और क्या आपको नहीं खाना चाहिए। ये एक गलत धारणा है कि सिर्फ महंगे जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनसे ही हमें अच्छा पोषण मिलेगा, उनको खाने से ही हमारा शरीर स्वस्थ होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ मौसमी फल भी होते हैं जो सस्ते मिलते हैं, सब्जियां होती हैं, उनको खाने से भी हमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिल सकते हैं। दूसरा ये है कि जो मोटे अनाज होते हैं, अनाज को सबसे पहला स्थान देना चाहिए। यदि आप प्रॉपर मात्रा में अनाज को अपने आहार में अनाज को स्थान देते हो तो आपको पोषक तत्व मिलेंगे। अज्ञानता मतलब आप अज्ञान हो, आपको ज्ञान ही नहीं है कि आपको किस चीज़ को खाने से आपको पोषक तत्व मिल रहे हैं और किसको खाने से आपको नुकसान हो रहा है, कब आपको क्या खाना है। तो ये भी कुपोषण का एक कारण है। नेक्स्ट पॉइंट है दोषपूर्ण भोजन संबंधी आदतें। दोषपूर्ण भोजन संबंधी आदतें जैसे केवल स्वाद की दृष्टि से भोजन ग्रहण करना, उचित समय पर भोजन ना ग्रहण करना, अधिक तला एवं मसाले युक्त भोजन ग्रहण करना आदि भोजन संबंधी दोषपूर्ण आदतें भी कुपोषण का संभावित कारण बन सकती हैं। अब क्या बोला गया है कि कुछ व्यक्ति की आदतें ही होती हैं जो उसको कुपोषण का शिकार बनाती हैं। जैसे कुछ व्यक्ति शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाना नहीं खाते हैं, वो सिर्फ अपने स्वाद की दृष्टि से खाना खाते हैं, जो उनको टेस्टी लगता है, जो उनको स्वादिष्ट लगता है वो भोजन करते हैं, चाहे उसमें पोषक तत्व हों या ना हो। जैसे अधिक तला मसाले युक्त खाना लोग ग्रहण करते हैं, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए हेल्दी नहीं होता। जैसे समय पर भोजन नहीं करते हैं। एक खाना खाने का भी एक टाइम होता है, एक रूटीन होता है। यदि आप उस रूटीन में खाना नहीं खाते हो तो वो खाना आपके शरीर को लाभ नहीं पहुंचाता, बल्कि वो आपके शरीर को हानि पहुंचाता है। ये सब भी कुपोषण के ही कारण हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लिंग भेद। भारत में लिंग भेद यानी लड़का और लड़की में भेदभाव सदियों से चला आ रहा है। माता पिता लड़कियों की अपेक्षा लड़कों पर अधिक ध्यान देते हैं। वे लड़कों को ही शिक्षा एवं अच्छा आहार देते हैं और इन सब से लड़कियां वंचित रह जाती हैं। यही कारण है कि अधिकांशतः लड़कियों में कुपोषण की समस्या देखने को मिलती है। मतलब लिंग भेद, हमारे समाज में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो लड़के और लड़कियों में भेदभाव करते हैं, जो लड़कों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और लड़कियों में उनका ध्यान ही नहीं रहता है। ऐसे में वो लड़कों को अच्छा खाना, अच्छे से रहना, अच्छी शिक्षा सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन वो लड़कियों से अपना ध्यान हटा लेते हैं। तो लड़कियां इस कारणवश धीरे धीरे कुपोषण का शिकार होती जाती हैं और यही कारण है कि हमारे यहाँ अधिकांशतः लड़कियां ही कुपोषण का शिकार देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बाल विवाह। बाल विवाह
भारत में बालक एवं बालिकाओं का एक छोटी आयु में ही विवाह कर दिया जाता है, जिससे वे कम उम्र में ही माँ बाप बन जाते हैं और इनसे होने वाले बच्चे अधिकांशतः कुपोषित होते हैं। बच्चों के कुपोषण का एकमात्र कारण माता एवं पिता का उचित शारीरिक विकास ना होना है और माता का बच्चे को स्तनपान ना करा पाना है। इसके अलावा गर्भधारण के समय पौष्टिक भोजन की कमी के कारण भी होने वाला बच्चा कुपोषित होता है। अतः बाल विवाह भी कुपोषण का एक कारण है। मतलब अभी भी कई जगहों पे ऐसा होता है कि छोटी उम्र में ही बालक बालिकाओं का बाल विवाह कर दिया जाता है। बाल विवाह कर दिया जाता है तो वो कम उम्र में ही माँ बाप बन जाते हैं। उन्हें खुद का ही नहीं पता होता कि हमें अपना ध्यान कैसे रखना है, तो वो बच्चों का ध्यान कैसे रखेंगे। फिर जब उनका शरीर ही उस तरीके से विकसित नहीं है तो उनसे जब बच्चा पैदा होता है तो उसका विकास भी पूर्णतः नहीं हो पाता है। तो जब माता पिता का ही शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हुआ है तो फिर बच्चे का शारीरिक विकास अच्छे तरीके से किस तरीके से होगा। और तो कुपोषण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण बाल विवाह भी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुपोषण के कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। फर्स्ट है, हालिया आंकड़े बताते हैं कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली कुल जनसंख्या का लगभग 25.7% हिस्सा अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहा है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह संख्या 13.7% के करीब है। यद्यपि गरीबी अकेले कुपोषण को जन्म नहीं देती, किंतु यह आम लोगों के लिए पौष्टिक भोजन की उपलब्धता को प्रभावित कर सकती है। मतलब यदि हम देखें तो कुपोषण का एक कारण गरीबी भी है। सिर्फ गरीबी नहीं है, लेकिन गरीबी एक कारण है कुपोषण का। तो जो गरीब लोग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वो एक पौष्टिक भोजन खाने में सक्षम नहीं हैं, जिससे वो क्या होता है, वो अपना पेट भरने के लिए जो भी उनके पास उपलब्ध होता है वो उसको खाते हैं और अपना काम करते हैं, जिससे वे धीरे धीरे कुपोषण की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो कुपोषण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होगा गरीबी। नेक्स्ट हम देखेंगे अधिकांश भोजन और पोषण संबंधी संकट भोजन की कमी के कारण उत्पन्न नहीं होते, बल्कि इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि लोग पर्याप्त भोजन प्राप्त करने में समर्थ नहीं हैं। अब क्या है कि भोजन की कमी नहीं है, बल्कि भोजन प्राप्त ही नहीं हो रहा है लोगों को। कमी का मतलब कुछ मात्रा में मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भोजन प्राप्त ही नहीं हो रहा है। तो ये भी कुपोषण का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। जल जीवन का पर्याय है। पीने योग्य पानी की कमी, खराब स्वच्छता और खतरनाक स्वच्छता प्रथाओं के कारण आम लोग जल जनित बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं, जो कि कुपोषण के प्रत्यक्ष कारणों में से एक है। अब यदि हम देखें तो पानी जो कि बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, जितना खाना हमारे लिए ज़रूरी है उतना ही पीने का पानी भी हमारे लिए ज़रूरी है, जो कि पूर्णतः स्वच्छ होना चाहिए। लेकिन पीने के पानी भी स्वच्छ नहीं है, खराब पानी आता है जो पीने योग्य नहीं रहता है, लेकिन पानी के अभाव में लोग उसे भी पीते हैं, तो वो भी बीमारियों का एक कारण है और वो धीरे धीरे हमें कुपोषण की ओर लेता जाता है। थर्ड पॉइंट है, बीते कुछ दशकों में जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, चक्रवात, बाढ़ आदि की संख्या में काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार विश्व के 40 से अधिक विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि उत्पादन में हो रही गिरावट आने वाले वर्षों में भूख से पीड़ित लोगों की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि कर सकती है। मतलब क्या बोला गया है कि जो हमें जलवायु में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, मतलब सूखा, वर्षा ना होना, चक्रवात, बाढ़ आना, या तो पानी बहुत अधिक मात्रा में गिरना, बारिश अधिक मात्रा में होना, या तो बिल्कुल भी बारिश ना होना, दोनों ही कृषि के लिए हानिकारक हैं। तो जब पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होगा कृषि के लिए तो कृषि उत्पादन कैसे होगा, उस कृषि उत्पादन नहीं होगा तो जो किसान वर्ग के लोग हैं वो कैसे अपना पेट पालेंगे, कैसे वो अपना जीवन यापन करेंगे। तो उनके कृषि उत्पादकता में जो कमी है पूर्णतः उनको प्रभावित करती है। तो आने वाले समय में यदि कृषि उत्पादकता इसी तरह कम होती जाएगी तो भूख से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ेगी, जिससे कुपोषण बढ़ेगा। कुपोषण बढ़ने के ये बहुत ही महत्वपूर्ण